फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान की क्लास में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की जो लेटेस्ट न्यू वीडियो है आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की हम लोग अपनी इस वीडियो को, जो कि आर्टिकल नंबर 76 से लेकर 78 तक रहने वाली है। मोस्टली आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी के बारे में चर्चा की गई है भारतीय संविधान में। तो आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम पर जाके जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जाके सीधे ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 76 से लेकर 78 तक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है डिस्कस की थी आर्टिकल नंबर जो है 76 के पहले। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले से जो बनता आ रहा है इंडियन पॉलिटी का, उसको अपने माइंड में रखना जरूरी है, तब जाके जो है आगे के जो स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल हैं, हम लोग आर्टिकल वाइज डिस्कस कर रहे हैं तो उनको समझना आसानी होगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 76 से। आर्टिकल नंबर 76 यानी कि 76, इसमें किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो अटॉर्नी जनरल हैं यानी कि महान्यायवादी इनकी चर्चा जो है आर्टिकल नंबर 76 में की गई है। ये महान्यायवादी होता क्या है, किस कार्य के लिए होता है? देखिए, जब भारतीय संविधान में किसी ना किसी पद की विशेषता होती है कि वो किस कार्य के लिए रखा गया है, क्या होता है उसका कार्य, उसकी क्या है। तो जो महान्यायवादी की चर्चा है वो आर्टिकल नंबर 76 में की गई है। यह केंद्र सरकार का जो है प्रथम विधि क्या यानी मतलब क्या है इसका? प्रथम विधि से क्या मतलब है? प्रथम विधि यानी कि कानूनी सलाहकार होता है। आप सोचते होंगे कि जो नेता लोग हैं वो तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि कोई कानून बना सके, कानून के अच्छे ज्ञाता हों। क्योंकि हमारे संविधान में जो सदस्य बनने की योग्यता है या फिर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, उसमें तो कहीं योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की नहीं गई। तो किस प्रकार से ये लोग जो है कानून बनाते हैं कि सबके ऊपर जो है ये लागू हो, और किस प्रकार से कानून की प्रक्रिया व्यवस्था किस प्रकार से रखते होंगे। तो ये आपके मन में कभी कोई क्यूरियोसिटी जगी कि नहीं जगी? अगर हाँ, तो यही वो आंसर है कि जो महान्यायवादी होते हैं केंद्र सरकार के प्रथम विधि यानी कि कानूनी सलाहकार होते हैं। यही जो है केंद्र सरकार को सलाह देती है कि ये कानून बनाने पर, ये कानून लागू करने पर ऐसा ऐसा इफेक्ट होगा और इस प्रकार से जो है जनता पर इफेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से कार्य हो सकता है, इस प्रकार से ये कानून बनाने पर ये कार्य हो सकता है, वो कार्य हो सकता है। मतलब कोई भी कानूनी सलाह, कानूनी प्रक्रिया में कोई भी सलाह जो है केंद्र सरकार का प्रथम न्यायवादी होता है वो प्रथम विधि यानी कि कानूनी सलाहकार होता है, महान्यायवादी जो होता है। यह संसद का सदस्य नहीं होता। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह जो है संसद का सदस्य नहीं होता। यहीं से एक वनडे एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि है कि वह कौन है जो संसद में बैठता है, संसद की प्रक्रिया में भाग लेता है, संसद में वोटिंग कर नहीं सकता, ठीक है, और संसद की प्रत्येक प्रक्रिया में अभिभाषण करता है, बैठता है, और किंतु वह संसद का सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होता है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होता है, कार्यवाही में भाग लेता है, कार्यवाही में भाग लेता है। और अगर हम लोग बात करें, यह मतदान नहीं कर सकता है, यानी कि यह चुनाव में भाग नहीं ले सकता किसी भी, चाहे वो प्रेसिडेंट का चुनाव हो या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, या किसी भी जगह चुनाव में भाग नहीं लेता है, चुनाव में
भाग नहीं ले सकता। ठीक है, ये बात हुई महान्यायवादी की। अब महान्यायवादी का हमने पहले तो कार्य समझ लिया कि क्या कार्य होता है। अगर देखिए, इसका एक कार्य और होता है जो कि एक प्रकार से आप लोग सीधी सीधी अगर हम लोग शुद्ध भाषा में समझना चाहें तो जैसे पर्सनल वकील के रूप में हम लोग जैसे हमारा कोई भी कार्य न्यायालय में पहुंच गया तो हम लोग पर्सनल वकील के रूप में किसी एक वकील को चुनते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकार से या केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार का मुकदमा दायर करता है तो महान्यायवादी उस मुकदमे को सरकार की तरफ से लड़ता है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से महान्यायवादी उस मुकदमे को जो है लड़ता है, उस मुकदमे को अपने हाथों में लेता है, फिर जो है न्यायालय में वो लड़ता है। ठीक है, तो कोई भी अगर केस हुआ XYZ जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ हो तो जो है महान्यायवादी इसको जो है लड़ता है। अब हम लोग इनकी बात करें कि इनका टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, हम लोग इन लोगों इनके जो है कार्य समझ लिए, क्या काम करते हैं, ये संसद में कहाँ बैठते हैं, क्या कार्य होता है इनका संसद में। अब हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो यह पूर्णकालिक नहीं होते हैं। यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, यह पूर्णकालिक नहीं होते हैं, पूर्णकालिक नहीं होते हैं। पूर्णकालिक यानी कि इनका कोई फिक्स नहीं होता कि ये 5 साल रहें कि 7 साल रहें कि 10 साल रहें या 4 साल। ये डिपेंड करता है कि ये केंद्र सरकार से कितने अच्छे साथ तालमेल मिलाकर रहते हैं। यानी केंद्र सरकार को अगर लगेगा, केंद्र सरकार को लगेगा कि ये जो है महान्यायवादी अच्छा नहीं है तो ये जो है सलाह देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको जो है बदलवा सकते हैं। ठीक है, जो कि हाल ही के एग्जाम्पल के रूप में मिला है हमें। ठीक है, वर्तमान में के वेणुगोपाल महान्यायवादी हैं, के वेणुगोपाल। ठीक है जी, तो इनका पूर्ण कार्यकालिक नहीं होता है, यानी कि ये 5 साल तक लिए कोई इनका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। केंद्र सरकार जब तक चाहे इनको अपने पास रख सकती है और जब चाहे इनको जो है न्यायवादी के पद से हटा सकती है। ठीक है, तो ये बात हुई। ये किसके द्वारा हटवा सकती है? प्रेसिडेंट के द्वारा जो है केंद्र सरकार सिफारिश लगाकर इनको जो है हटा सकती है। यानी कि इनको अगर हम लोग कहें तो इनका जो है टाइम पीरियड प्रसाद पर्यंत होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत यानी कि जब तक चाहें। ठीक, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, लेकिन इच्छा तो मेन केंद्र सरकार यानी कि प्राइम मिनिस्टर की ही होती है। क्योंकि आप लोग अगर हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उनमें आपको पता होगा कि हमारे जो है राष्ट्रपति की कितनी वैल्यू होती है ओरिजिनल में और जो है डॉक्यूमेंटेशन में कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों में अलग अलग प्रकार की वैल्यू है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की किसी भी मुकदमे को, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यह जो है जो महान्यायवादी होते हैं ये केंद्र सरकार के किसी भी मुकदमे को लड़ते हैं। यह मुकदमा किसी भी न्यायालय में लड़ सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग इनकी बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता ये रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता। ठीक है, महान्यायवादी के पास इतनी योग्यता होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके। ठीक है, इतनी योग्यता जो है महान्यायवादी के पास होती है। तभी आप लोग देखते होंगे कि एक से एक विशेष प्रकार के जो है कानून हमारे देश में बनते आ रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाते जाएंगे। ठीक है, ये सब जो है महान्यायवादी इस प्रकार से बड़े बड़े प्रतिष्ठित जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं उन्हीं के कारण ये सब संभव हो पाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल इनकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। अगर हम लोग बात करें अटॉर्नी जनरल, देखिए जब एक व्यक्ति अपना कार्य ना संभाल पाए तो वो अपने सहायक के रूप में कई व्यक्तियों को रख सकता है। देखिए जैसे ये अटॉर्नी जनरल हुए, इनसे छोटे की अगर हम लोग बात करें तो ये है जो है सॉलिसिटर जनरल हो गए। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो गए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये देखिए इनकी योग्यता की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक होते हैं। ठीक है, इनकी बात करें तो ये हाई कोर्ट के जज के इक्वल होते हैं। ठीक है, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के इक्वल होते हैं। ठीक है,
तो अब अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए केंद्र सरकार का कोई भी मुकदमा होगा, अगर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब अटॉर्नी जनरल तो लड़ सकते हैं, ये तो सब जगह जो है अ, वकील के रूप में मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन ये अपने काम को और सरल बनाने के लिए जो है अटॉर्नी जनरल को कहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है जाइए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केंद्र सरकार का ये मुकदमा लंबित है, इसको जो है सुलझाइए। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के लायक होते हैं। तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों में जो है लड़ सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते, हाई कोर्ट में लड़ सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकते हैं। ठीक है, ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकती, ये केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही मुकदमा लड़ सकते हैं। तो ये तो थी बात इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आज हम लोगों ने एक डिस्कस किया महान्यायवादी के बारे में, यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो आइए हम लोग इनको पहले रिवीजन करने से पहले एक आर्टिकल और अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, तो आर्टिकल नंबर 76 हम लोगों ने बात कर ली, जो कि महान्यायवादी के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल नंबर 77 की तरफ अगर हम लोग चलें, आर्टिकल नंबर 77 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, इसकी अगर हम लोग बात करें, तो जो आर्टिकल नंबर 77 है यह केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन, जो कार्य का जो संचालन का है उनकी चर्चा करता है। यानी कि केंद्र सरकार के कार्य, केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा करता है। यानी कि जो कार्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संपन्न होते हैं, राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए जो है लागू करते हैं। यानी कि आर्टिकल नंबर 77 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी और उसमें जो है राष्ट्रपति और आसान बनाने के लिए उसमें किस प्रकार के कानून बना सकते हैं, ये सब बारे में वर्णन आर्टिकल नंबर 77 में किया गया है। आइए हम लोग आर्टिकल नंबर 78 को भी डिस्कस कर लें। आर्टिकल नंबर 78 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 78 इस चीज के बारे में वर्णन करता है कि जो प्रधानमंत्री होंगे, कौन, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संसद की, जो संसद की प्रत्येक कार्यवाही है उसकी जानकारी ये राष्ट्रपति को देंगे। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि जो संसद की कार्यवाही है इसकी जो है जानकारी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 78 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संसद की प्रत्येक कार्यवाही की प्रत्येक जानकारी जो है प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर स्वयं अपने द्वारा देंगे। ठीक है, तो ये बात थी आर्टिकल नंबर 78 की। आइए हम लोग जो है आज की क्लास को रिवीजन करते हैं अपनी। आर्टिकल नंबर 76 से 78 तक आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी के बारे में चर्चा की गई है। महान्यायवादी कौन होगा उसकी अगर हम लोग बात करें, महान्यायवादी क्या है, तो सबसे पहले केंद्र सरकार का प्रथम विधि होता है, यानी कि कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार महान्यायवादी कहलाता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल कहलाता है। यह अपने कार्य को सरल बनाने के लिए अपने साथ 3 सलाहकार, यानी कि अपने नीचे 3 कार्य 2 व्यक्तियों को और रख सकता है, जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल, जो 3 प्रकार, ये तीनों लोग मिलकर जो है केंद्र सरकार की मदद करते हैं, केंद्र सरकार की कानूनी सहायता करते हैं। अटॉर्नी जनरल की अगर हम लोग बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होते हैं, और सब सोलिसिटर जनरल की अगर हम लोग बात करें तो ये हाई कोर्ट के जज के इक्वल होते हैं, और जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के इक्वल होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें अटॉर्नी जनरल की जो कार्यक्षेत्र यानी कि कानूनी कार्यक्षेत्र की अगर हम लोग बात करें कि किस किस कोर्ट में ये जो है मुकदमा लंबित या जो मुकदमा है उनको लड़ सकते हैं, तो उनकी अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अटॉर्नी जनरल लड़ सकते हैं, और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में लड़ सकते हैं। ठीक है, और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाई कोर्ट के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बचती है केवल उनके कार्यक्षेत्र के, यानी कि उनके कार्यक्षेत्र में आती है। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है मुकदमा लड़ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इनकी संसद में स्थान की, तो संसद में यह सदस्य नहीं होते हैं जो
महान्यायवादी होते हैं, ये संसद में सदस्य नहीं होते हैं कार्यवाही में, परंतु कार्यवाही संसद की प्रत्येक कार्यवाही में ये भाग लेते हैं, लेकिन चुनाव में भी ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इनके टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रसाद प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छानुसार ये होते हैं, इनका पूर्णकालिक नहीं होते हैं, इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। जब केंद्र सरकार चाहे प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री चाहे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रेसिडेंट इनको हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। ठीक है, इनकी एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो पहले ही हम लोगों ने बात कर ली, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होते हैं और सोलिसिटर जनरल हाई कोर्ट इक्वल जज के इक्वल होते हैं, और जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 77 की, तो आर्टिकल नंबर 77 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार के कार्यों की जो संचालन की चर्चा है वो आर्टिकल नंबर 77 करता है, और राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि जो केंद्र सरकार के कार्य हैं उनको आसान बनाने के लिए जो है राष्ट्रपति इस पर जो है कानून बना सकते हैं, कार्यों को जो है कार्यों का संचालन आसान बनाने के लिए। ठीक है, आपको जो है इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की आप लोग टेंशन ना लें। ठीक है, आज के नंबर 78 की अगर हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संसद की प्रत्येक कार्यवाही की जानकारी जो है प्रधानमंत्री स्वयं अपने द्वारा प्रेसिडेंट को देंगे, यानी कि राष्ट्रपति को देंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।